अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा कंपाइलर हमने सीखा, इंटरप्रेटर हमने सीखा और असेंबलर हमने सीखा। और लास्ट पे जो हमने देखा था वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम असली इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर तो सिस्टम ऑन भी नहीं होता है। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि यही असली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिबगर हैं, ये इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्पिंग हैंड्स हैं। यानी कि इनके बगैर भी सिस्टम ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन मेन जो है, बेसिक जो चीज जिस पर मेन फोकस है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके बगैर हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। इट्स द इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है और डॉस है। बाद में इन सारी चीज़ों के वर्जन्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज में अलग अलग टाइप्स आप देखोगे, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी सर्सपेक्ट 1, सर्सपेक्ट 2, सर्सपेक्ट 3 एंड विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। तो ये एग्जांपल्स है इस विंडोज के अलग अलग टाइप्स हैं इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इसमें देखते हो, फोन में देखते हो, जो आपका फोन होगा, जो आपके पास स्मार्टफोन होगा, तो उसमें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो है एंड्रॉयड। हम कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो कंप्यूटर है, इसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विंडोज के बहुत सारे वर्जन हम देख सकते हैं, जैसे हम अभी देखे लाइनक्स के भी अपने बहुत सारे वर्जन हैं, यूनिक्स के भी है, ऐसे डॉस के भी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्लीट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद रह जाता है लिंकर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया, अब है लिंकर। लिंकर का मतलब क्या है? लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम टू ईच अदर। जो लिंकर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोग्राम को देखूं, अगर मेरे पास प्रोग्राम है जो बहुत बड़ा है, अगर मैंने उसके बहुत सारे हिस्से किए, उन हिस्सों को हम नॉर्मली बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो उन मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ कैसे मिलाएंगे, वो काम करता है लिंकर। तो लिंकर एक प्रोग्राम है जो उन मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और लिंक करता है हमारी फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर प्रिंट एफ कमांड है, तो प्रिंट एफ कमांड यहां पे मैंने इस्तेमाल की। ये प्रिंट एफ कमांड इसके जरिए क्या होता है कंप्यूटर को नहीं पता है, इसलिए प्रिंट एफ कमांड जो है ये समझा के है किसी और फाइल में समझा के है। इस प्रिंट एफ का मतलब क्या है? तो प्रिंट एफ किस फाइल में समझा के, वो है stdio.h। तो .h का मतलब ये कि हेडर फाइल है, इनको बोलते हैं हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हेडर फाइल जो stdio.h, इसमें प्रिंट एफ कमांड का मतलब समझा के है। और scanf कमांड जो है, इसका मतलब भी है इसी फाइल में समझा के। ऐसे ही getch कमांड जो है, इसका मतलब समझा के है conio.h में। तो ये जो फाइल्स हैं इनको बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स या बोलते हैं हेडर फाइल्स। तो इन्हीं में समझा के है। अगर मुझे किसी भी फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करना है यूजिंग लिंकर, तो मैं ऊपर लिखता हूं #include stdio.h, #include conio.h, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर मुझे प्रिंट एफ, scanf या getch कहीं पे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, हम लिखते हैं #include। तो #include जो है ये लिंकर की कमांड है। तो ये मेन प्रोग्राम की कमांड नहीं होती है, लिंकर की कमांड होती है। इससे लिंकिंग हो जाती है किसी दूसरे फाइल के साथ। और वो फाइल जो हमें लिंक करनी, वो यहाँ पे stdio.h अगर मेरे पास प्रिंट एफ कमांड है, या conio.h अगर मेरे पास getch कमांड है। तो हमारे पास अब दो चीजें होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें समझ में आ गया, यानी कि इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा चीज हमें समझ में आ गया, वो है लिंकर। ये लिंक करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स के एक दूसरे के साथ, या मेरी फाइल्स को हेडर फाइल्स के साथ लिंक करता है। तो उसके बाद है लोडर। लोडर का मतलब क्या है? जो हमारे पास मेमोरी होती है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास स्क्रीन पे इस टाइम दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर की उस मेमोरी में डेटा है जिसका बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जो भी मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। और जो भी चीजें डेड हैं, जो भी चीजें पेसिव हैं, जो स्टोर्ड है, जो मतलब पेसिव फॉर्म में है, वो होती है दूसरी मेमोरी में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो जो भी चीज एक्टिव हो जाए वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में होता है, जो भी चीजें डेड हो जाए वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होता है। फॉर एग्जांपल हम जो काम कर रहे हैं इस टाइम, जो भी डेटा है वो मेरे पास प्राइमरी मेमोरी में है। पावर बंद कर दूं तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है और उसकी कॉपी रहती है सेकेंडरी मेमोरी में। उसके बाद जब आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सेव से हमारी प्राइमरी मेमोरी में डेटा ट्रांसफर चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी, वो हम मेमोरी में फिर से पढ़ेंगे।
अब जो मेरे पास प्राइमरी मेमोरी है उसमें सारा डेटा है, और सेकंड जो मतलब एक्टिव मेमोरी है, इसी को हम एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को पावर चला जाएगा, इसमें डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम इसका जो है एक बैकअप रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो लोडर का काम अब क्या है, जो भी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा है वो तो डेड फॉर्म में है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो डेड फॉर्म में है, प्रोग्राम्स है वो तो डेड फॉर्म में है, उनको जरूरी लाना है मुझे प्राइमरी मेमोरी में। तो कैसे लाऊंगा, हम इस्तेमाल करते हैं कुछ प्रोग्राम्स का, उनको हम बोलते हैं लोडर। तो लोडर जो है, लोडर एक प्रोग्राम है, लोडर लोड्स इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू प्राइमरी मेमोरी फॉर एक्टिव प्रोसेसिंग। तो लोडर जो है लोड करता है इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होगा या डेटा होगा, अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा उसको ट्रांसफर करेगा प्राइमरी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में काम नहीं होता है, प्राइमरी मेमोरी में काम होता है एक्टिव प्रोसेसिंग। तो एक्टिव प्रोसेसिंग होती है प्राइमरी मेमोरी में, इसीलिए हम प्राइमरी मेमोरी में चीजों को लाते हैं। तो जब भी मुझे कोई प्रोग्राम ओपन करना होगा, जब मैं ओपन करता हूं तो वो आ जाता है प्राइमरी मेमोरी में, तब जाके वो काम हो जाता है। उसी तरीके से जब मुझे कोई प्रोग्राम रन करना होगा, किसी भी प्रोग्राम में, तो वो जरूरी है कि वो मुझे कहां पे लाना है, प्राइमरी मेमोरी में, तो वो काम करता है लोडर। तो लोडर हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब क्लियर हो गया, लिंकर भी हो गया, लोडर भी हो गया। अब फाइनल जो चीज समझना है हमें वो है डिबगर। तो डिबगर कैसे काम करता है, डिबगर को समझने के लिए, डिबगर भी एक प्रोग्राम है। तो पहले आप समझो कि बग जो है, बग का मतलब क्या है। डिबगर आप देखोगे डी बगर, तो बग जो है, बग का मतलब है एरर। तो एरर जो है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगा उसको बोलते हैं बग, और डिबग का मतलब है एरर निकालना, और डिबगर का मतलब है एरर निकालने वाला। तो डिबगर ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे एरर को निकालता है। तो बग मीन्स एरर, और डिबग मीन्स एरर निकालना, और डिबगर मीन्स एरर निकालना। सो डिबगर इज अ प्रोग्राम दैट चेक्स और रिमूव्स एरर्स। जरूरी नहीं ये रिमूव करेगा, मोस्ट ऑफन ये चेक करता है एरर्स, रिमूव जरूरी नहीं है रिमूव भी करेगा, कहीं कहीं रेयर ऑकरेंसेस में रिमूव भी करता है। सो फाइनली डिबगर इज अ प्रोग्राम दैट चेक्स और रिमूव्स एरर्स। तो हमारा थ्योरी का सारा पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, जो बेसिक थ्योरी है उसमें सब कुछ क्लियर हो गया, और ये अप्लाई होता है हर एक लैंग्वेज के लिए, चाहे आप सी पढ़ो, जावा पढ़ो, वीबी पढ़ो, जो भी लैंग्वेज, पीएचपी पढ़ो, चाहे इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज पढ़ो या बाकी लैंग्वेज पढ़ो, हर एक के लिए ये अप्लाई होगा जो भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है। तो अगर आपने ये सारी थ्योरी कंप्लीट की है, अब हम अलग अलग से सी को उठाएंगे, और अलग से जावा को उठाएंगे, अलग से पीएचपी को उठाएंगे, पाइथन को उठाएंगे, सी++ को उठाएंगे, सी# को उठाएंगे।